Hey, what's up, ladies and gentlemen? Welcome to the Animania Toon Explainer, and today we are explaining Vinland Saga. तो कहानी शुरू होती है 1002 एडी में, जहां यूरोप की दो कंट्रीज इंग्लैंड और डेनमार्क आपस में थ्रोन की वजह से लड़ रही थी। उन्हीं के बीच थॉर्स, जो 15 साल पहले डेनमार्क की आर्मी का कमांडर था, उसने सब कुछ छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया। वो अपनी फैमिली के साथ आकर एक छोटे से आइसलैंड में बस गया। वहां वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। लेकिन 15 साल बाद उसे डेनमार्क के किंग ने ढूंढ लिया और ऑर्डर दिया कि वो इस बैटल में डेनमार्क की आर्मी को कमांड करे। थॉर्स को अब खून खराबा पसंद नहीं था, उसे अब और जाने नहीं लेनी थी। लेकिन अगर उसने किंग का ऑर्डर नहीं माना तो किंग के लोग उसकी फैमिली और विलेज को मार देते। थॉर्स ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो किंग का ऑर्डर मान लेता है। आइसलैंड के जितने भी टीनेजर थे, सब एक्साइटेड थे कि फाइनली अब हमें भी वॉर में जाने का मौका मिलेगा। हम भी एक वॉरियर की तरह मरकर वल्हला में जा सकते हैं। लेकिन थॉर्स को पता था कि इस बैटल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खून बहाना। इसलिए वो वॉर में अकेला ही जाने का प्लान करता है, ताकि किसी और पर खतरा ना आए। उसका प्लान था कि सबको दूसरी शिप में वापस ट्रेड विलेज से आइसलैंड भेज दे। इसी बीच थॉर्स का बेटा थॉरफिन, जिसको भी बाहर की दुनिया देखनी थी, वो चुपके से शिप में बैठ जाता है और जब शिप बहुत दूर चली जाती है तब वो शिप से बाहर निकलता है। ये देखकर थॉर्स बहुत शौक था, लेकिन फिर उसकी खुशी देखकर वो उसे वहाँ कुछ देर के लिए रहने देता है। वो सोचता है कि इसे भी ट्रेड विलेज से वापस आइसलैंड भेज देंगे। फिर वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में जब वो एक पहाड़ी के बीच से गुजर रहे थे, तभी ऊपर से अचानक हमला हो जाता है। ये हमला पायरेट्स ने किया था, जिनका लीडर था एस्कलाड। और एस्कलाड को हायर किया था फ्लोकी ने, जो करंट कमांडर था डेनमार्क आर्मी का। सिचुएशन इम्पॉसिबल थी, 30-30 पायरेट्स हर शिप में थे। लेकिन फिर थॉर्स जंप करता है और जो होता है वो इंसेन है। पल भर में 28 पायरेट डाउन, बिना तलवार निकाले, सिर्फ हाथों से। ये था एक रियल मॉन्स्टर। लेकिन उसी वक्त दूसरी शिप थॉर्स की शिप पर चढ़ जाती है। फिर थॉर्स वहां आता है पहली शिप का सफाया करने के बाद और कहता है, मुझे तुम्हारे लीडर एस्कलाड के साथ एक डुएल करना है। अगर मैं जीता तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे और गुलाम दूंगा। एस्कलाड देखना चाहता था कि क्या ये थॉर्स द ट्रोल ऑफ जोम वाकई इतना पावरफुल है जितनी इसकी कहानियां हैं। इसलिए वो डुएल के लिए मान जाता है। लेकिन वो थॉर्स के सामने टिक नहीं पाता और उसकी चाल में फंसकर हार जाता है। पर थॉर्स उसे फिनिश नहीं करता, क्योंकि एक डुएल तभी खत्म होता है जब या तो कोई एक इंसान हार मान जाए या डिफीट एक्सेप्ट करे। एस्कलाड ना मरा ना डिफीट एक्सेप्ट किया, और थॉर्स खून खराबा छोड़ चुका था। उसे अब और खून नहीं बहाना था, चाहे सामने दुश्मनी क्यों ना हो। वो थॉरफिन को भी यही सिखाता था, नो वन इन दिस वर्ल्ड डिजर्व टू डाई, यू हैव नो एनिमीज, नो वन हैज नो एनिमी। लेकिन उसी वक्त एस्कलाड के आदमी थॉरफिन को पकड़ लेते हैं। थॉर्स के पास कोई चारा नहीं बचता। वो कहता है, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इन्हें जाने दो। अपने विलेजर्स और फैमिली के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और एस्कलाड अपने तीरंदाजों को इशारा करता है, एक के बाद एक तीर सीधे थॉर्स के शरीर में जा लगते हैं। क्योंकि पायरेट्स को डुएल के रूल, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के किसी से घंटा मतलब नहीं होता। अगर वो फेयर फाइट करते तो 100 लोग मिलकर भी थॉर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अपने आखिरी पल में थॉर्स थॉरफिन से कहता है, ए ट्रू वॉरियर डज नॉट नीड अ स्वॉर्ड। उस वक्त थॉरफिन को इसका मतलब समझ नहीं आता। उसके पास अब सिर्फ एक ही गोल था, रिवेंज। उसे एस्कलाड को एक फेयर डुएल में हराना था। इसलिए वो चुपके से विलेजर्स के साथ वापस नहीं आता, बल्कि उस शिप में छुपकर बैठ जाता है जो पायरेट्स ने ली थी। रात को वो चाकू लेकर, जो थॉर्स ने उसे प्रोटेक्शन के लिए दी थी, एस्कलाड के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक दिन हराऊंगा। और इस वक्त वो सिर्फ 6 साल का था। कुछ दिन पहले तक वो एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज चाहिए था, अपने बाप की मौत का रिवेंज। और किसी पर उसके विलेजेस को लूटने के बाद वो पायरेट्स मस्त एंजॉय कर रहे थे। वहीं थॉरफिन बैठा बैठा कई दिनों से भूखा प्यासा मर रहा था, क्योंकि एस्कलाड ने सभी को ऑर्डर दिया था, इस चूहे को मत मारो, ये खुद ही मर जाएगा। फिर वो लोग एक विलेज में रुकते हैं, उधर लूटपाट करते हैं, वहाँ के सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं और उनका खाना और सोना लूटकर कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं। उस रात थॉरफिन भागकर एस्कलाड के पास जाता है। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सुबह जब सब उठ जाते हैं तब वो एस्कलाड के पास डुएल के लिए चैलेंज करने जाता है, और एस्कलाड मान जाता है। लेकिन थॉरफिन उस वक्त कुछ नहीं कर पाता, वो सही से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था। एस्कलाड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैनिपुलेटिव लीडर था। उसे पता था थॉरफिन आगे चलकर यूजफुल हो सकता है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली उसे हमेशा बचाता रहता है, और वो अब भी उसे जाने देता है। कुछ दिनों बाद फिर से थॉरफिन उसे चैलेंज करने आता है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पाता। तब एस्कलाड उससे कहता है, जब तुम बैटलफील्ड में कुछ बड़ा करोगे तब मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका दूंगा। और तब से थॉरफिन उन्हीं पायरेट के साथ चलता रहता है और धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाता है। लेकिन वो उन्हें अभी भी अपना एनिमी ही मानता था। जो एस्कलाड उसे कहता वो वही काम करता। वो हर एक चीज करता था, खून, डकैती, सब। वो एक किलिंग मशीन बन चुका था। लेकिन फिर भी वो विनलैंड के सपने देखता था। उसे अब सिर्फ एस्कलाड को एक फेयर डुएल में हराना था। एस्कलाड के पायरेट ग्रुप अब डेनमार्क की आर्मी के साथ काम करने लगा था, और वो लोग इंग्लैंड के टाउन और विलेजेस के धीरे धीरे खत्म करते जा रहे थे। एक दिन वो एक विलेज में जाते हैं उसे लूटने और स्काउटिंग के लिए। एस्कलाड थॉरफिन को वहां भेजता है। थॉरफिन जैसे तैसे 2 लोगों को मार देता है और खुद भी जख्मी और बेहोशी की हालत में गिर जाता है। तभी उस विलेज की एक औरत, जो कि अपनी बेटी के साथ वहां रहती थी, वो उसका ट्रीटमेंट करती है, उसे खाना देती है, उसकी मदद भी करती है। लेकिन थॉरफिन को सिर्फ अपना काम करना था। रात को वो सिग्नल देता है एस्कलाड को, और फिर वो सब आकर उस विलेज में सबको मार देते हैं। और थॉरफिन भी इंग्लैंड आर्मी के सामने एक बीस्ट बन चुका था। कुछ दिनों बाद वो इंग्लैंड के एक एरिया में जाते हैं। उस एरिया को उन्हें लूटना था, पर मुश्किल ये थी कि वहाँ एक ब्रिज था, जो भी शिप जा रही थी सब मारे जा रहे थे। एस्कलाड थॉरफिन से कहता है, अगर तुमने उस ब्रिज पर बैठे आर्मी के कमांडर का सर ला दिया तो मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका दूंगा। वो उसे वहाँ के इंचार्ज के पास भेजता है, जिसे वो एरिया जीतना था।
थॉरफिन उसे बताता है कि हमारे पास 100 वाइकिंग पायरेट हैं जो तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारी ताकत और बढ़ा देंगे, और वो मान जाता है। अगले दिन थॉरफिन उनके साथ जाकर ब्रिज पर चढ़ने लगता है। ये वो इसलिए कर पाता है क्योंकि दूसरी तरफ से एस्क्लाड के लोग अपने हाथों से शिप को उठाकर उस टाउन के पीछे नदी से ले जा रहे थे। इस सीन में हमें पता चलता है कि ये वाइकिंग कितने पावरफुल होते हैं। जब तक ब्रिज के लोग क्रॉसबो से उन्हें मार रहे थे, उसी वक्त थॉरफिन ब्रिज पर चढ़ जाता है, एक एक करके सिपाहियों को मारता ही जाता है। फिर उसे उनका कमांडर मिलता है। वो उसका गला काट कर उसका हेड अपने हाथ में लेकर सीधा पानी में छलांग मार देता है। पीछे से घुसकर एस्क्लाड के लोग सब सिपाहियों को मार देते हैं और वो एरिया जीत जाते हैं। लेकिन एस्क्लाड के लोग वहाँ का सारा सोना चुरा कर और उस मोनाज को बेवकूफ बनाकर उसे कुछ ना देते हुए वहां से निकल जाते हैं। थॉरफिन भी कमांडर के हेड के साथ एस्क्लाड के पास आता है और कहता है तो चलो ड्यूल स्टार्ट करें। लेकिन एस्क्लाड उससे कहता है अभी थोड़ा एंजॉय करने दे बच्चे, हम जमीन पर एक प्रॉपर ड्यूल करेंगे। डेनमार्क के किंग ने अपनी आर्मी को इंग्लैंड से वापस बुला लिया और वॉर को करीब 1 साल के लिए रोक दिया। उसने कहा कि हम अगली गर्मी में वॉर फिर से स्टार्ट करेंगे। उसी दौरान एस्क्लाड के लोग और थॉरफिन रेस्ट लेते हैं एक ऐसी जगह जहां वो पूरी सर्दियां इस सोने चांदी को दारू और लड़कियों में उड़ाने वाले थे। वहां पहुंचकर थॉरफिन और एस्क्लाड की फाइट स्टार्ट होती है। डोइल स्टार्ट होता है और दोनों फुल पावर से लड़ते हैं। थॉरफिन फास्ट अटैक करता है लेकिन एस्क्लाड काम रहता है। एस्क्लाड के पास एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं स्ट्रेटेजी से फाइट करता था। वो थॉरफिन को उसका पास्ट याद दिलाकर और उसके फादर के बारे में बुरा कहकर उसे और भी एंग्री कर देता है। एंड में थॉरफिन फिर से हार जाता है। एस्क्लाड उसे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात होती है। एस्क्लाड कहता है तुम सिर्फ गुस्से से लड़ते हो, वॉर से पावर से नहीं जीती जाती। 1013 AD सर्दियों के बाद एक बार फिर से वॉर स्टार्ट होती है। डेनमार्क के वाइकिंग जिनको लीड कर रहा था किंग स्वेन, उनकी आर्मी ने इंग्लैंड के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट को कॉन्कर कर लिया था। लेकिन उनकी आर्मी फंस गई इंग्लैंड के ट्रेड टाउन लंदन में। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, बस एक ब्रिज था और उसके दोनों तरफ से पानी। आर्मी को उस किले को हड़पने के लिए पानी से ही अटैक करना होगा। और ऊपर से उन्हें लीड कर रहा था थॉरकिल द टॉल, जो एक टाइम पर थॉर्स का पार्टनर हुआ करता था। तो ये थॉरकिल एक वाइकिंग ही था और ऊपर से वो किंग स्वेन का ब्रदर इन लॉ और कमांडर भी रह चुका था। तो फिर उसने इंग्लैंड का साथ क्यों दिया इस जंग में? क्योंकि वो क्रेजी था। उसे लगता था कि अगर वो लूजिंग साइड में रहेगा तो उसे फाइट करने का मौका और भी मिलेगा। उसकी लाइफ का बस एक ही पर्पस था, लड़ते रहना। वो लोगों को मारना, फाइट करना बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। एस्क्लाड कहता है थॉरफिन से अगर तुमने मुझे इसका सर ला कर दिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक डुएल दूंगा। थॉरफिन उसे वार्निंग देता है मैं अभी भी तुझे अपना दुश्मन ही मानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूला, एक दिन तेरा कलेजा निकालकर अपने पिता की आत्मा को सौंपूंगा। थॉरकिल का सर लाने के बाद जो तू मुझसे डुएल करेगा वो तेरा आखिरी डुएल होगा। इसी बीच फ्लोकी जाता है थॉरकिल के पास और उसे किंग स्वेन का प्रपोजल सुनाता है। अगर तुम चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को लेकर चले जाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे और जो इंग्लैंड तुम्हें दे रही है उसका डबल देंगे। लेकिन थॉरकिल को तो सिर्फ फाइट ही करनी थी। वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बोट पर फेंकता है और अपने आदमियों को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। उसी बीच थॉरफिन एक बोट में जाता है थॉरकिल के पास उसे फाइट करने। थॉरकिल को उसमें कुछ अलग दिखता है इसलिए वो उसे आने देता है। वो अपने आदमियों को पीछे कर देता है और एक फेयर बनीवन स्टार्ट होती है। थॉरफिन तेज था लेकिन थॉरकिल की स्ट्रेंथ अनह्यूमन थी। अगर एक भी पंच उसे पड़ता तो समझो गेम ओवर। और ऐसा ही होता है। थॉरकिल उसका हाथ पकड़कर इतनी बेरहमी से तोड़ता है कि लगता है वो मर ही गया हो। सबको लगता है थॉरफिन मर गया लेकिन वो नहीं मरता। तभी थॉरफिन अपनी नाइफ से उसकी 2 उंगलियां काट देता है। थॉरकिल बहुत खुश होता है, उसे कई सालों बाद ऐसी फाइट करने का मौका मिला था। वो उससे उसका नाम पूछता है। थॉरफिन कहता है मेरा नाम है थॉरफिन, सन ऑफ थॉर्स। थॉर्स का नाम सुनते ही थॉरकिल शॉक हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में उससे पूछता है कि क्या तुम उसी थॉर्स की बात कर रहे हो? और तभी थॉरफिन ब्रिज से कूद जाता है और थॉरकिल भी उसे जाने देता है। लंदन को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए किंग स्वेन अपनी 1/4 आर्मी वहां अपने बेटे प्रिंस कैन्यूट की कमांड में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। प्रिंस कैन्यूट एक डरपोक लड़का था और रैगनार के अलावा किसी से बात करने में भी डरता था। तो किंग स्वेन ने ऐसा क्यों किया? थॉरकिल ये सुनकर पागल हो गया था कि किंग स्वेन फाइट छोड़कर भाग गया, अपने सिर्फ 4000 लोग पीछे छोड़कर, और वो लोग भी उस पर हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका प्रिंस कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा था। थॉरकिल इतना गुस्सा हो गया कि वो बड़े बड़े पत्थर ब्रिज से खड़े खड़े फेंक रहा था जिनका वजन लगभग 2-3 कुंटल होगा। उसमें अनह्यूमन स्ट्रेंथ थी। थॉरकिल का एक आदमी उसे बताता है ये प्रिंस कैन्यूट तो मुझे डरपोक लग रहा है, वो हमला करवा ही नहीं रहा। प्रिंस कैन्यूट का नाम सुनते ही थॉरकिल के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ थॉरफिन को एक सपना आता है। वो उठता है एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल फिनलैंड जैसी लग रही थी। वहाँ वो अपने विलेजर्स, अपनी माँ, बहन और अपने फादर के साथ पीसफुली रह रहा था। लेकिन एक दिन वहाँ हमला हो जाता है और थॉरफिन को बचाने के लिए तीर अपने ऊपर ले लेता है। उसी वक्त थॉरफिन उठ जाता है। उसके अंदर अभी भी वो रिग्रेट था कि फादर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एस्केलाड के लोग मेन फोर्स को छोड़कर थोड़ा पीछे एक जगह पर रुक गए थे। थॉरफिन मस्त सनसेट देख रहा था। तभी एस्केलाड आकर उसे थोड़ा फ्रैंक होकर बातें करने लगता है, लेकिन थॉरफिन उससे कहता है आई एम नॉट वन ऑफ यू। वो कहता है तुझे लगता है कि तू बहुत मैनिपुलेटिव और स्मार्ट है, कि तू मुझसे अपना काम निकलवाता है, लेकिन बाद में तू रिग्रेट करेगा। वो वक्त जल्दी ही आने वाला है जब मैं तेरा गला काटूंगा। एस्केलाड कहता है ये वक्त तुम्हारा है, तुम जवान हो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आगे चलकर एक ना एक दिन तो तुम मुझे मार ही दोगे, यही जिंदगी है। एक ना एक दिन स्ट्रॉन्गेस्ट भी मरता ही है। वो रोमन्स का जिक्र करता है कि ये पत्थर उन्होंने नहीं बनाए जो यहाँ अभी रहते हैं, ये 500 साल पहले रोमन्स ने बनाए थे। वो बहुत एडवांस लोग थे लेकिन उन्हें भी सेक्सन ने हरा दिया और अब सेक्सन्स 10 से हारने वाले हैं। एस्केलाड कहता है मैंने क्रिश्चियन को कहते सुना है कि फाइनल जजमेंट आज से 20 साल बाद आने वाला है, जब गॉड अर्थ पर आकर ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसे बोला जाएगा रैग्नारोक। तभी एक हॉर्स राइडर आता है और बताता है कि थॉरकिल के 500 आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। हम 4000 थे, फिर भी उनका कुछ नहीं कर पाए, सब मारे गए और प्रिंस कैन्यूट को भी बंदी बना लिया गया। हमें मदद की जरूरत है, हमको 400 सर्वाइवर्स बचे हैं, आकर हमारे साथ प्रिंस को बचाने में हमारी मदद करो।
एस्कलाड ये सब सुनते ही उस राइडर का गला काट देता है और एक बहुत बड़ा फैसला लेता है और अपने आदमियों से कहता है, तुम मेरे दोस्तों, हम जा रहे हैं प्रिंस कैनूट को बचाने। अगर हम उसे किडनैप कर लेते हैं तो डेनमार्क और इंग्लैंड दोनों से बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। और उसके सारे लोग जोश में आ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थॉरकेल अपने 500 वाइकिंग के साथ जा रहा था किंग्सवेन की आर्मी के पास प्रिंस और रेगनार को लेकर। उनकी बातों में टॉपिक आ जाता है रिलीजन का। ये जो डेंस थे डेनमार्क के वाइकिंग, वो मानते थे थॉर गॉड ऑफ लाइटनिंग को, वॉल्करीज को, वल्हाला को। उनके धर्म में फाइट में अपना खून बहा देना एक ट्रू वॉरियर माना जाता था। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के क्रिश्चियंस मानते थे जीसस को। एक नॉर्मल और काइंड लाइफ जीना उनके लिए सबसे बड़ा आदर्श था। प्रिंस के साथ वो एक पुजारी को भी ले आते हैं जो क्रिश्चियन था। थॉरकेल उससे पूछता है कि कौन बेटर है, तुम्हारा रिलीजियन या हमारा। तो वो पुजारी बताता है कि जिसने शराब बनाई है। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। लेकिन सडनली थॉरकेल को कुछ अलग फील होता है, क्योंकि वहां पर प्रिंस कैनूट को बचाने के लिए कुछ सर्वाइवर जो उस जंग से भाग निकले थे, उनका कमांडर थॉरकेल से कहता है, हमारे पास 2000 लोग हैं, प्रिंस कैनूट और रेगनार को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन थॉरकेल को पता था कि वो 2000 नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी विश कंप्लीट करता है और फिर उनसे कहता है तो चलो फाइट करते हैं। रेगनार उन सभी को रोकता है, लेकिन वो सिपाही कह रहे थे अगर हम अब भी भागे तो हमें वल्हला नसीब नहीं होगा। और फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच एस्कलाड के लोग उन पर थर्ड पार्टी का प्लान कर रहे थे। उन्होंने पूरे जंगल में आग लगा दी थी। वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, हर तरफ धुआं ही धुआं। थॉरकेल को पता था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एस्कलाड थॉरफिन को काम सौंपता है प्रिंस को लेकर आने का और वो इस मिशन के लिए निकल जाता है। बेयॉन उससे पूछता है कि अगर हम रेगनार के 400 लोगों के साथ मिल जाते तो हम 500 हो जाते, फाइट बराबर की होती, शायद चांस बन जाता, तो तुमने ऐसा क्यों किया। एस्कलाड बताता है अगर हम जीत भी जाते तो सारे क्रेडिट रेगनार के लोग रख लेते और जो हम कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा काम है। थॉरफिन को प्रिंस मिल जाता है, वो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ थॉरकेल के सोल्जर्स आ जाते हैं। उनका खात्मा करने के बाद वहाँ आ जाता है थॉरकेल। वो बहुत खुश था थॉरफिन को देखकर। वो उससे कहता है तो चलो फिर से फाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले वो उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ये आग लगाई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दूसरी बात करता है, अगर तुम्हारे फादर का नाम थॉर है तो तुम्हारी माँ का नाम हेल्गा होगा। थॉरफिन शॉक्ड था कि तुम्हें ये कैसे पता। थॉरकेल कहता है कि मुझे पता है कि तुम ट्रॉल ऑफ जॉम के बेटे हो। और वो उसे बताता है कि थॉर्स मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरा सपना था उसे हराना, वो एक ट्रू वॉरियर था। इसी बीच एक पेड़ उनके बीच गिर जाता है। तब थॉरकेल उससे कहता है मैं अभी तुम्हारे हवाले प्रिंस को करता हूँ, क्योंकि हम एक ही जगह जा रहे हैं किंग्सवेन की मेन फोर्स के पास, और तभी हम अपनी फाइट करेंगे। फिर थॉरफिन वहां से निकलकर एस्कलाड के पास आता है। एस्कलाड प्रिंस से कहता है योर मेजेस्टी, हम आपको बिना कोई तकलीफ के किंग के पास पहुंचा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो रेगनार से कहता है कि क्या मैं योर मेजेस्टी का चेहरा देख सकता हूँ। और फिर प्रिंस का फेस रिवील होता है। सब देखकर शॉक थे, क्योंकि वो एक प्रिंसेस जैसा लग रहा था। प्रिंस को लेकर एस्कलाड आगे बढ़ता है। वो एक मछुआरे से कहता है कि नदी के उस पार जो भी अथॉरिटी हो उन्हें एक लेटर दे दो। वो रीइंफोर्समेंट बुला रहा था, पर ये नहीं पता था कि किससे। एस्कलाड के किंग में एक बंदा था जिसके कान बहुत तेज थे। वो मीलों दूर से फुटस्टेप और घोड़ों की आवाज सुन लेता था। वो उन्हें बताता है कि थॉरकेल के लोग आ रहे हैं, वो 1-2 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके लिए एस्कलाड अपने आदमियों को चलने का ऑर्डर करता है। वो चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं वेस्ट इंग्लैंड में। फिर वो उस जगह पहुंचता है जहाँ उन्हें मदद मिलने वाली थी। रीइंफोर्समेंट भी आ जाता है, 3 वॉरशिप्स, जिससे वो उस नदी को पार करके आगे वेल्स में जा सके। वेल्स इंग्लैंड का नॉर्थ पहाड़ी इलाका, एक यूनाइटेड कंट्री है। वहाँ इंग्लैंड का राज्य नहीं चलता था, यूरोप में जो भी हो, लेकिन वहाँ लोग बैटल से दूर एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। वहाँ का एक कमांडर सिर्फ एस्कलाड की रिक्वेस्ट पर आया था। सौदा ये हुआ था कि आगे चलकर जब प्रिंस इंग्लैंड का राजा बनेगा तब वो वेल्स के मामले से दूर रहेगा, और बदले में वेल्स एस्कलाड और उसके लोगों को किंग्सवेन के पास जो नॉर्थ में गेंसबर्ग में थे वहाँ पहुंचा देगा। वेल्स पहुंचने के बाद कमांडर प्रिंस से यही बात पूछता है, लेकिन प्रिंस कुछ नहीं बता पाता, तो वो उसे समय देता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इधर थॉरकेल भी नदी पार करके उनके पीछे ही आ रहा था। रास्ते में एस्कलाड को पता चलता है कि ऊपर चट्टानों में तीरंदाज बैठे हैं। तभी एस्कलाड के घोड़े को मार दिया जाता है। वो लोग थे बारबेरियन, जो बेल्स में ही एक स्टेट थी। उनका कमांडर डेंस पर भरोसा नहीं करता था। वो बताता है कि तुम हर साल 3 बार समझौता करते हो इंग्लैंड से, लेकिन फिर भी लड़ने लगते हो, तुम्हें हम अपनी कंट्री में कैसे आने दें। उनका ट्रस्ट जीतने के लिए एस्कलाड प्रिंस से कहता है कुछ बोलने के लिए जिससे उन्हें ट्रस्ट हो, लेकिन प्रिंस शर्मा रहा था, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो एस्कलाड कमांडर से कहता है कि अब हमें अपना प्लान बताना ही पड़ेगा। फिर दोनों कमांडर्स और एस्कलाड आपस में बात करते हैं, और इधर हमें एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है। जो एस्कलाड था उसका रियल नेम था ल्यूकियस आर्टोरियस कास्टस। उसका फादर ओलाफ एक डेनिस था और उसकी माँ लीडिया एक वेल्स थी। एक बार ओलाफ रिवर साइड में उसकी माँ को स्लेव बनाकर ले गया था। इसका मतलब वो हाफ वेल्स और हाफ डेन था। ब्रिटेनिया के लोग आर्टोरियस को मानते थे और एस्कलाड उनका डिसेंडेंट था। एस्कलाड बताता है कि तुम्हें प्रिंस को तो देखा ही है, वो एक डरपोक है, उसे गद्दी मिलते ही मैं उसे हटाकर खुद इंग्लैंड और डेनमार्क का किंग बन जाऊंगा, तब मैं वेल्स को सेफ रखूंगा, ये मेरी होम कंट्री है। प्रूफ के लिए कमांडर बताता है कि मैंने इसे तब देखा था जब ये 14 साल का था, अपनी माँ के साथ वेल्स आया था। एस्कलाड कहता है कि मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ, उसने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया और मैं इन डेन्स से भी नफरत करता हूँ। ये सब सुनकर कमांडर कहता है कि हम तुम्हें अपनी कंट्री पार करने देंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि हमने सरेंडर कर दिया और हम तुम्हारी सीक्रेट को भी किसी को नहीं बता सकते, इसलिए हम तुम्हें प्रिजनर की तरह ले जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि हमने तुम्हें कैद कर लिया है। एस्कलाड एग्री करता है। वहाँ से गुजरते वक्त लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। इसी बीच थॉरफिन, जिसे प्रिंस की सेफ्टी का कमांड दिया गया था, प्रिंस से कहता है क्या देख रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। फिर प्रिंस कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मुझे अपने शब्द चूज करने पड़ते हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं सिर्फ केयरफुल रहता हूँ। थॉरफिन कहता है अच्छा, तो हमारी प्रिंसेस को ताने मारने भी आते हैं, उसे बहाने बनाने भी आते हैं, उसे बोलना भी आता है। ये सुनकर कैन्यूट बहुत गुस्से से कहता है अपने शब्द वापस लो, और वो उससे लड़ने लगता है। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट था, सब शॉक थे क्योंकि पहली बार प्रिंस किसी और से बोल रहा था रेगनार के अलावा। फिर वो लोग वेल्स खत्म करके इंग्लैंड में आ गए थे। किंग्सवेन को पता चल जाता है कि प्रिंस को थॉरकेल ने किडनैप किया है। वो अपने लोगों को भेजता है उसे ढूंढने के लिए। एस्कलाड कहता है हमें मर्सिया से होते हुए गेंसबर्ग में किंग्सवेन की मेन फोर्स के पास पहुंच जाएंगे 1 वीक में।
रास्ते में एस्कलाड के लोग उस खजाने के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें प्रिंस कैन्योट के बदले मिलेगा। वो उस पुजारी से पूछते हैं कि क्या खासे किंग के महल में है, तुम तो वहाँ रह चुके हो। पुजारी बताता है वहाँ वुमेन स्लेव है, सोना है, लेकिन वो सब मेरी डिजायर से दूर है, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे बस उससे ज्यादा किसी और चीज की चाहत है। वो लोग पूछते हैं तो क्या चाहते हो तुम? वो बोलता है लव। वाइकिंग पूछते हैं कि ये क्या चीज होती है। एक बोलता है मैंने सुना है शायद ये कोई मैजिक स्पेल होता है क्रिश्चियन का। इवन उन्हें लव का मतलब भी नहीं पता था। कुछ दिन बाद वो पूछते हैं हम दोनों भाई बचपन से साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, साथ रहते हैं, तो क्या ये लव है? पुजारी कहता है नहीं। बातों बातों में बताता है कि 13 साल पहले हमने एक बोट लूटी थी, उसमें एक आदमी था बहुत स्ट्रॉन्ग, उसने बिना तलवार निकाले हमारे 30 लोगों को मारा था, लेकिन आखिर में हमने उसे मार दिया। सोचने वाली बात यह थी कि उसने किसी को जान से नहीं मारा था। पुजारी बहुत एक्साइटेड था। वो पूछता है और क्या हुआ? उसने क्या बोला? वो बताता है उसने कहा था ट्रू वॉरियर डज नॉट नीड अ स्वॉर्ड। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट था, पता नहीं क्या बोल रहा था वो। ये सुनकर पुजारी बहुत खुश हो जाता है, जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया। अगले सीन में एस्कलाड बर्फ के तूफान में पहुंचता है। उनकी सप्लाईज खत्म हो गई थी, खाना पानी सब। वो बर्फ में फंस गए थे, लेकिन एस्कलाड कहता है मैं इसका भी रास्ता निकाल लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक टाउन जहाँ बर्फ पड़ रही थी। वहाँ एक घर में बहुत ही सच्चे क्रिश्चियन लोग रहते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, गॉड के जजमेंट से भी डरते थे। उनमें एक लड़की थी जो कुछ दिन पहले बाजार से एक रिंग चुरा कर अपने पास रख ली थी। वो बाहर जाती है टॉयलेट का बहाना बनाकर और रिंग पकड़कर सोचती है कि अब मुझे भगवान माफ नहीं करेंगे, मेरे परिवार वाले सब हेवन में जाएंगे पर मैं नहीं जा पाऊंगी। पर रिंग भी उसे बहुत पसंद थी, वो उसे वापस भी नहीं कर सकती थी। तब उनके घर में बियॉन्ड पहुंच जाता है और सारे गांव वालों को तलवार दिखाकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। उन्हें उनका खाना चाहिए था। गांव में 50 लोग थे और उनकी पूरी सर्दी का खाना था। एस्कलाड के पास सप्लाईज खत्म हो गई थी। इसका मतलब अगर वो उनका सारा खाना ले लेता और उन्हें जिंदा छोड़ देता तो वो भूख से मर जाते या अथॉरिटी को बता देते कि वाइकिंग्स ने लूट लिया। इसलिए एस्कलाड अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन सबको मार दो। पुजारी बहुत कोशिश करता है उन्हें बचाने की, लेकिन उसे मारकर एक साइड कर दिया जाता है। लेकिन वो जो लड़की थी वो बच जाती है और भाग निकलती है और भगवान से पूछती है मेरे सारे घर वाले हेवन चले गए, आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दिया? शायद आपको मैं नहीं चाहिए थी। वो कहती है मैंने पहली बार इतने बेरहम लोग देखे हैं जिन्हें आपके जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका विश्वास ऊपर वाले के जजमेंट से उठ गया था। फिर वो वहीं बर्फ में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में किंग स्वेन फ्लोकी से बात कर रहा था। फ्लोकी बताता है कि प्रिंस के रेस्क्यू ग्रुप और थॉरकिल के ग्रुप के फाइट के बीच प्रिंस कैन्यूट गायब हो गया, शायद वो मर गया है या हमारा इंतजार कर रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। किंग स्वेन कहता है अगर वो अपना पोटेंशियल दिखाता और अपने बड़े भाई हराल्ड से ज्यादा काबिल होता तो वो वहाँ होता ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है मर्सिया, जहाँ एस्कलाड के लोग जा रहे थे। वहाँ पहले से थॉरकिल अपने ग्रुप के साथ बैठा था। उसे उस लड़की से पता चलता है कि वाइकिंग ने गांव डिस्ट्रॉय किया। इससे थॉरकिल समझ जाता है कि ये थॉरफिन का ग्रुप है और वो इधर ही बढ़ रहे हैं, मतलब इनके बीच मुकाबला होगा और ये फाइट भी एकदम जबरदस्त होने वाली है। At this point, वो लड़की जो वहाँ से बच निकली थी वो जाकर उस टाउन में इंग्लिश लोगों को ये बात बताती है कि डेन्स आ गए हैं और उन्होंने मेरे टाउन में सभी को मार दिया। तो उस टाउन की इंग्लिश आर्मी थॉरकिल से मदद मांगती है, लेकिन वो तो पहले से ही उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। एस्कलाड के ग्रुप में जो बंदा था जिसके कान बहुत तेज थे वो पता लगाता है कि कुछ 50-100 आदमी हमारी तरफ आ रहे हैं, शायद वो इंग्लिश आर्मी के हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे आ रहे हैं थॉरकिल के 520। तो पता नहीं अब क्या होगा। एस्कलाड के लोग वहाँ पर 10 दिनों से रुके थे। वो वहाँ पर बग्गी बनवा रहे थे और आराम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वहाँ से निकलना होगा क्योंकि ईयर ने बताया था कि वो आर्मी उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक सिर्फ एक ही गाड़ी बनी थी जिसमें सारी सप्लाईज भी नहीं आ पाती और उन्हें जाना था गेम्सवर्ग। तो क्या वो लोग वहाँ पहुंच पाएंगे या थॉरकिल के हाथों मारे जाएंगे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो पुजारी प्रिंस कैन्यूट और रैगनार उन मरे हुए विलेजर्स का फेयरवेल कर रहे थे। तभी पुजारी कहता है हे फादर, आपने हमें अपनी इमेजिनेशन में बनाया है तो हमें इतना अलग क्यों बनाया? किसी को वीक किसी को स्ट्रॉन्ग, और अब वीक लोगों का ही जजमेंट क्यों करते हो हर बार? अब तो मेरा आपके जजमेंट से दिल ही हट गया है, क्या आप एडजस्ट भी करते हो? ये सुनकर प्रिंस कैन्यूट बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है तुम कैसे क्रिश्चियन हो जो फादर के जजमेंट पर सवाल कर रहे हो? कुछ दिनों बाद थॉरफिन ने खरगोश पकड़ कर लाता है। रैगनार उससे कहता है इसे मुझे दो, मैं प्रिंस से इसकी कोई डिश बनवाता हूँ। फिर वो लोग मस्त डिनर कर रहे थे। तभी एस्कलाड का एक आदमी आता है और कहता है कि इंग्लिश आर्मी ने हमला कर दिया है, हम वॉर में हैं और अब हम गेम्सवर्ग नहीं बल्कि डेर भी जाएंगे। रैगनार कहता है कि एस्कलाड पागल हो चुका है, ये हमें दुश्मन देश के इतने अंदर क्यों ले जा रहा है, मुझे मिलवाओ उससे। तब वो सैनिक उसे एस्कलाड के पास ले जाते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था। पीछे से एस्कलाड का एक आदमी वहाँ आता है और उसके अंदर तलवार घुसा देता है। फिर एस्कलाड वहाँ आकर कहता है तुम्हारी मौत प्रिंस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और तुम मेरे प्लान में दिक्कत भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। वो उससे उसकी आखिरी विश पूछता है। तब रैगनार उसे एक सीक्रेट बताता है कि डेनमार्क का कोर्ट थ्रोन या तो प्रिंस कैन्यूट को देगा या प्रिंस हराल्ड को। इससे डेनमार्क की जनता भी बट जाएगी। उन्हें ये मतलब नहीं कि वो एक डरपोक है या उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, एक नोबल होने के नाते उसका भी हक है थ्रोन पर। इसलिए किंग स्वेन ने जानबूझकर उसे वॉर में धकेला, उसे वहाँ थॉरकिल के हाथों मरने छोड़ दिया, जिससे थ्रोन प्रिंस हराल्ड को मिले जो कैन्यूट से बेहतर माना जाता है। वो खुद से किसी को ऑर्डर देकर उसे नहीं मरवा सकता था, उसे प्रजा को कोई बहाना देना होगा जिससे वो विरोध में ना आए। उसका सगा बाप उसे मारना चाहता है तो प्लीज उसकी रक्षा करना। एस्कलाड कहता है ये तो मुझे पहले बता देते तो बेहतर होता। फिर रैगनार कैन्यूट का चेहरा देखने को बोलता है, लेकिन एस्कलाड साफ मना कर देता है और रैगनार की मौत हो जाती है। वो इंग्लिश आर्मी के सारे लोगों को भी मार देते हैं और फाइट जीत जाते हैं। फिर वो रैगनार की बॉडी कैन्यूट को दिखाता है। वो बहुत शौक में था, अभी तो हम रैबिट सूप पी रहे थे और अचानक से वो बाहर गया और अब वो इस
दुनिया में ही नहीं है, वो पूरा टूट चुका था। फिर ब्योन एस्कलार्ड से पूछता है तुमने रेगनार को क्यों मारा? वो बताता है कि इचन के बीच किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्रिंस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। एस्कलार्ड ब्योन से पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों करते हो? वो बताता है मेरा मन करता है बस, और कुछ नहीं। फिर एस्कलार्ड कहता है मैं जिसे फॉलो करता हूँ वो मुझे कैन्यूट को फॉलो करने को कहता है। ब्योन फिर पूछता है और अगर प्रिंस एकदम सदमे में चला गया और तुम्हारे कुछ काम का ही ना रहा तो क्या करोगे? एस्कलार्ड कहता है तो मैं उसे मार दूंगा। फिर वो लोग एक इंग्लिश आर्मी के सोल्जर के पास जाते हैं पूछताछ करने। वो उसे बहुत देर तक टॉर्चर करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी यार भागते भागते आता है और बताता है कि 500 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वो सोल्जर बताता है अब तुम डेनिस अपने ही खून से मरोगे, तुम थॉरकिल के हाथों मारे जाओगे। वहाँ हाई अलर्ट हो जाता है, सब वहाँ से निकलने लगते हैं। एस्कलार्ड के कुछ लोग तो उसे धोखा भी देने लगते हैं। वो थॉरकिल के साथ जुड़ने का प्लान कर रहे थे लेकिन एस्कलार्ड उनसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है अपना लीडर चूज करो और उसे फॉलो करो, और अगर मेरे साथ चलना है तो चलते रहो। आधे लोग वही रुक जाते हैं और आधे लोग एस्कलार्ड के साथ चलते रहते हैं। जो लोग रुक गए थे वहाँ पर थॉरकिल उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें चीरता ही जाता है और एस्कलार्ड के ग्रुप का पीछा करता रहता है। एस्कलार्ड का ग्रुप एक ब्रिज पर पहुंच गया था। अभी भी थॉरकिल का ग्रुप उनसे दूर था। उनके पास ब्रिज तोड़ने का वक्त था तो वो अपने लोगों को उसे तोड़ने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद अचानक से एक भाला वहाँ आता है जो थॉरकिल ने फेंका था। ये देखकर सब डर जाते हैं। अब उन्हें भी पता था कि हम बचने वाले नहीं है, थॉरकिल जल्दी हमारे पास आ पहुंचाएगा। फिर वो सब एस्कलार्ड से कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, लक तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल खराब हो चुकी है, तुम हमें दुश्मन की टेरिटरी के इतने अंदर ले आए, उस बर्फ के तूफान में फंसा दिया। अब हमें चुपचाप प्रिंस को हमारे हवाले कर दो, थॉरकिल को सिर्फ प्रिंस चाहिए, हम थॉरकिल को प्रिंस देकर बच जाएंगे। फिर एस्कलार्ड उनसे कहता है मैं तुम लोगों के साथ बरसों से रहा हूँ लेकिन मैं तुम वाइकिंग्स को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता। और थॉरफिन और ब्योन से प्रिंस को ले जाने को कहता है। वो खुद अकेला उन 50 पायरेट से लड़ने रुक जाता है। ब्योन की बग्गी का पीछा 5-6 हॉर्स राइडर कर रहे थे। वे ब्योन से कहते हैं इसमें हमारा ही फायदा है, प्रिंस को हमारे हवाले कर दो, क्या हम लोग इस रिवॉर्ड को अपनी कवर में ले जाएंगे? लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और मना कर देता है। तब वो लोग ब्योन को मारने की बजाय उसके घोड़े को मार देते हैं जिससे बग्गी गिर जाती है। बग्गी से उतरकर थॉरफिन घोड़े पर चढ़कर एस्कलार्ड को बचाने जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसे मार देंगे। वो अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था। उधर एस्कलार्ड लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा था और खुद भी बहुत घायल हो चुका था। जब वो लोग क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर पा रहे थे तो वो तीर से वार करने वाले होते हैं। तब एस्कलार्ड उनसे कहता है तुम लोग ब्योन और थॉरफिन को नहीं पकड़ पाओगे, वो काबिल फाइटर हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे बंदी बना लिया और मेरे बदले उनसे प्रिंस को मांगा तो ब्योन इसके लिए मान जाएगा। ये बात टॉरग्रिम भी सोचता है और अपने तीरंदाजों को उसके पैर में वार करने को कहता है। कई तीर उसके पैर में घुस जाते हैं लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है। फिर टॉरग्रिम उससे पूछता है तुमने इस प्रिंस के बदले अपनी जान। यहाँ हमें एस्कलार्ड का पास्ट दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि आर्टोरियस 20 साल बाद आएगा और बुरे लोगों का सफाया करेगा, उनका जजमेंट करेगा, और जब वो आए तो तुम्हें उसकी सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसकी मदद करनी है। एस्कलार्ड का भी यही गोल था। उसे प्रिंस कैन्यूट में एक सच्चा किंग दिखता था। अगर वो इस राज्य का किंग बन गया तो वो सभी को एक पीसफुल लाइफ देगा, इसलिए वो ये सब कर रहा था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था, उसमें पेशेंस नहीं बचा था। वो किंग आर्टोरियस का इंतजार अब नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ही किंग आर्टोरियस को बनाना होगा और ये पोटेंशियल वो प्रिंस कैन्यूट में देखता है। तभी अचानक पीछे से थॉरकिल का ग्रुप आ जाता है। टॉरग्रिम उससे कहता है हम जल्दी ही प्रिंस को तुम्हारे हवाले कर देंगे, बस हमें वक्त दो। फिर थॉरकिल कहता है प्रिंस को तो हम खुद ही पकड़ लेंगे और अपने आदमियों से कहता है इन सभी को मार दो सिवाय एस्कलार्ड के। वो लोग उनसे कहते हैं कि चलो अपने हथियार उठाओ और हमसे फाइट करो। वो सब शॉक हो गए थे और थॉरकिल को देखकर टॉरग्रिम तो कोमा में ही चला गया था। फिर थॉरकिल के लोग उन सभी को मार देते हैं। तभी वहां आता है थॉरफिन। वो थॉरकिल से कहता है एस्कलार्ड को छूना भी मत, वो मेरा है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा, और अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने जायंट आदमी देखकर जिससे सब डरते थे उसके सामने भी थॉरफिन बिल्कुल नहीं डरता। फिर थॉरकिल कहता है तो चलो एक ड्यूल करते हैं, क्योंकि वो तो थॉरफिल से फाइट करने ही आया था। जो भी ड्यूल में जीतेगा एस्कलार्ड उसका होगा। फिर ड्यूल स्टार्ट होता है। थॉरफिन के हाथों में सिर्फ 2 चाकू थे और थॉरकिल के हाथों में 2 बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां थी, लेकिन तब भी थॉरफिन नहीं डरता। फाइट स्टार्ट होती है। थॉरफिन तेज था, वो छोटे छोटे वार थॉरकिल पर करता जा रहा था, लेकिन वो आर्मर पहने हुआ था। ये फाइट बहुत देर तक चलती रहती है। फिर थॉरकिल उससे पूछता है अगर तुम मुझे एंटरटेन कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर का पूरा पास्ट बताऊंगा। थोड़ी देर बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर थॉर्स ने क्या तुम्हें बताया है कि एक ट्रू वॉरियर कैसा होता है, लेकिन थॉरफिन नहीं बताता। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। वो पूरी फाइट में एस्कलार्ड की तरह काम रहता है। फिर थॉरकिल अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ उड़ाकर थॉरफिन को जोरदार किक मारता है, लेकिन डैमेज रिड्यूस करने के चक्कर में थॉरफिन खुद बाउंस बैक हो जाता है और उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पर। वहां पर ब्योन ने मॉन्स्टर वाला मशरूम खा लिया और अब वो सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। लेटे लेटे प्रिंस सपना देख रहा था रैगनार का। वो उसे बताता है कि गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें एक कॉमन फार्मर के बच्चे की तरह बड़ा किया है। प्रिंस कहता है मैं यही चाहता था, तुम ही एक हो जो मेरी परवाह करता है इस दुनिया में। क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया इन लोगों के बीच? काश मैं तुम्हारा बच्चा बनकर जन्म लेता। फिर रैगनार उससे कहता है तुम्हें जागना होगा और अपना फेयरवेल देकर वहां से चला जाता है। प्रिंस उठता है। पुजारी उससे कहता है देख रही हो ये सब तुम्हारी वजह से लड़ रहे हैं, जो जीतेगा तुम उसके होगे। प्रिंस बताता है कि रैगनार मुझे अलविदा कहने आया था, वो ही मुझे इस दुनिया में सच्चा प्यार करता था। फिर पुजारी कहता है ये लव नहीं होता, अगर ये लव होता तो क्यों वो तुम्हें बचाने के लिए उन ब्लेजर जिनकी कोई गलती नहीं थी उन्हें मरने देता। एक माँ अपने बच्चे से, पति अपनी पत्नी से जो फीलिंग जाया करता है वो बस उनकी परवाह दूसरों से ज्यादा करते हैं। ये लव नहीं होता, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है। फिर प्रिंस उससे पूछता है तो आखिर लव होता क्या है? वो उससे बताता है ये सामने मरा हुआ इंसान देख रहे हो, अब इसके अंदर ना कोई सैडनेस है, ना जेलसी, ना हेट्रेड, ना भेदभाव, अब कुछ भी नहीं। अब इसका मांस जंगली जानवर या कीड़े खाएंगे, उनसे उनका फायदा होगा, इसके कॉर्प्स पर बारिश होगी, हवा से ये हिलेंगे, ये होता है लव। लव मीन्स दैट। प्रिंस कहता है अच्छा तो मैं समझ गया, ये बर्फ ये लव है, ये खेत ये पेड़ ये है लव, आई फाइनली अंडरस्टैंड नाउ। फिर
बियॉन्ड सभी को मारकर आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्रिंस को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो हेवन में बैठे फादर से कहता है, जो चीज हमें चाहिए थी हेवन, वो तो तुमने अपने लिए रख ली और हमें उस पर पहुंचने के लिए मरना होगा। कि तुम्हारे ट्रायल से इस वॉरियर को ट्रू पीस मिलेगी, सब तुम्हारी गलती है। अब हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठेंगे, हमें तुम्हारी पैराडाइज नहीं चाहिए। मैं खुद अर्थ पर एक हेवन बनाऊंगा जहाँ ना ही कोई खून खराबा हो, सभी पीसफुल लाइफ जिए। और अब मुझे तुम्हारे जजमेंट, तुम्हारे आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बियॉन्ड को गले लगाता है और पता नहीं कैसे वो शांत होकर नॉर्मल हो जाता है। तभी पीछे से आकर एस्क्लाड का एक आदमी उसे चाकू से वार करके गिरा देता है। प्रिंस कहता है, ये बेकार की फाइट बंद करो, अब मैं थॉरकिल के पास जा रहा हूँ। बियॉन्ड कहता है, मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी, अगर तुम थॉरकिल के पास गए तो इस फाइट का क्या मतलब होगा। प्रिंस कहता है, तुम्हारी फाइट का कोई मतलब नहीं था, अब से मैं तुम्हें एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर बैटल जिसका मतलब हो और तुम्हारी मौत को एक प्रॉपर मीनिंग दूंगा। वो कहता है, घोड़े तैयार करो। पुजारी से उसे हील करने को बोलता है और निकल पड़ता है थॉरकिल की तरफ। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट था। प्रिंस अब पूरा बदल चुका था। अब वो डरपोक नहीं रहा था, वो एकदम किंग की तरह बोल रहा था, उनके जैसा बर्ताव कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होती है थॉरफिन पर। उसका पैर टूट गया था, एक हाथ डिस्लोकेट हो गया था, ऐसे में वो अब और नहीं लड़ सकता था। तब एस्क्लाड उसके पास जाकर उसकी बोन्स ज्वाइन करता है और उसे काम रहने को बोलता है। फिर थॉरकिल उसे बताता है, तुमने मुझे एंटरटेन किया, तो अब मैं तुम्हें थॉर्स के बारे में बताऊंगा। मैं और थॉर्स जोम्स वाइकिंग दल के कमांडर थे, हमने कई फाइट्स की। थॉर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वाइकिंग था, इसलिए जोम्स का जो हेड था, जो मेरा भाई भी था, उसने अपनी बेटी हेल्गा की शादी थॉर्स से करा दी। इस हिसाब से मैं तुम्हारा ग्रेट अंकल हुआ। फिर हम एक वॉर में गए नॉर्वे। जंग के बीच थॉर्स वहाँ पानी में कूद गया और कभी वापस ही नहीं आया। सबको लगा वो मर गया है। उसका फ्यूनरल भी हुआ। मैं तो रोया भी था कि अब मैं उससे कभी नहीं लड़ पाऊंगा। उसके 3 महीने बाद जोम्स कंट्री में थॉर्स हेल्गा को लेने आता है, लेकिन उसे थॉरकिल देख लेता है। मैं उस पर हमला करता हूँ, लेकिन फिर उसका चेहरा देखता हूँ और बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे लगा कि तुम मर ही गई हो, चलो अब चीफ के पास चलते हैं। थॉर्स कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम ये सब भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा। मैं बैटल छोड़ चुका हूँ, मुझे एक ट्रू वॉरियर होने का मतलब पता चल चुका है। थॉरकिल गुस्से में कहता है, ये वॉरियर की कंट्री है, यहाँ से वॉरियर को लड़ना आना चाहिए, और अगर तुमने चीफ से बिना पूछे यहाँ से भागने का फैसला किया तो तुम्हारी सजा मौत होगी। और वो अपने हथियार निकालता है और उससे कहता है, अपनी स्वॉर्ड्स निकालो। थॉर्स कहता है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, और उसे मुक्का मारकर बेहोश करके वहां से निकल जाता है। उसके 15 साल बाद मुझे पता लगा कि थॉर्स सच में मर चुका है। अब वो ऐसी जगह जा चुका है जहाँ शायद वो एक ट्रू वॉरियर बन गया होगा। अब तुम मुझे बताओ कि आइसलैंड में उसने कैसी जिंदगी जी। लेकिन थॉरफिन कुछ नहीं बताता, वो उसे गाली दे देता है। थॉरकिल चिढ़ जाता है और फाइट फिर से स्टार्ट होती है। एस्क्लाड थॉरफिन को बताता है, तुम अपना गोल याद करो, तुम्हें मुझे हराना है। अगर ऐसे लड़ोगे तो तुम उसे नहीं हरा पाओगे और मारे जाओगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज से कई साल पहले मैंने एक बैटल में थॉरकिल को अपने घुटनों पर गिरते हुए देखा था। वो बस एक छोटा सा मूवमेंट था। पहली बार मैंने इस बीस्ट को गिरते देखा। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। फाइट में थॉरफिन लड़ नहीं पा रहा था, थॉरकिल उसे फिनिश कर नहीं जा रहा था। तभी एस्क्लाड अपनी स्वॉर्ड थॉरकिल की आंख की तरफ करता है, सूरज का रिफ्लेक्शन लेकर। जैसे ही अचानक से उसकी आंखों में लाइट पड़ती है, उसकी माइंड की नर्व कंफ्यूज हो जाती है। तभी थॉरफिन उसे एक लात मारता है, जिससे वो ब्लैकआउट होकर 5 सेकंड के लिए गिर जाता है। थॉरफिन उसके हेड पर हिट करता है। ये थॉरकिल की वीकनेस थी। थॉरफिन थॉरकिल को फिनिश करने ही जा रहा था, लेकिन उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी थॉरकिल उन्हें ऑर्डर देता है, ड्यूल का रूल मत तोड़ो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वल्हला जाऊं एक ट्रू वॉरियर के रूप में। लेकिन उसका लेफ्टिनेंट नहीं मानता। वो कहता है, अगर तुम मर जाते तो इन 500 बीस्ट को कौन संभालता। इस बच्चे को मरना होगा, चाहे तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। फिर थॉरकिल अपनी हार एडमिट कर लेता है, क्योंकि थॉरफिन तो ये करता नहीं। तभी वहां पर कैन्यूट आ जाता है। वो कहता है, मुझे एस्क्लाड और थॉरफिन चाहिए और कुछ खाना। थॉरकिल कहता है, मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या जो अपने शिकार को जाने दूं। तब कैन्यूट कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा बाप मुझे मारना ही चाहता है। वो अपनी सच्चाई बताता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं कि मैं मरूं या जीऊं, लेकिन अगर जिया तो मैं स्वेन को मारकर खुद राजा बनूंगा और इस दुनिया को पैराडाइज बनाऊंगा। थॉरकिल कहता है, अच्छा तो तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है। अगर वो लगता तो कैन्यूट इंस्टेंट मर जाता, लेकिन थॉरकिल रुक जाता है, क्योंकि कैन्यूट बिल्कुल डरा ही नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल थॉर्स की तरह हो गई थी। फिर थॉरकिल कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं थॉर्स के साथ उस दिन नहीं गया। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा किंग स्वेन को मारने में। तब वहां से एस्क्लाड आता है और प्रिंस से कहता है, मैंने ही रगनार को मारा था, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर नहीं मारा तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। कैन्यूट गुस्सा तो था, लेकिन वो कहता है, रगनार की जगह लो और मेरे सलाहकार बनो। फिर वो सभी से कहता है, तो चलो गेंसबर्ग किंग स्वेन को उसके थ्रोन से हटाने। प्रिंस ने गेंसबर्ग मैसेज भेज दिया था अपने रिटर्न का, और ये भी कि थॉरकिल उसका साथी बन गया है। लेकिन कमांडर फ्लोकी को लगा कि ये कोई ट्रैप है थॉरकिल का, इसलिए वो आर्मी तैयार रखता है। लेकिन जब वो थॉरकिल को प्रिंस के अंडर कमांड करते हुए देखता है और प्रिंस के बोलने के ढंग को देखता है, तब वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो सभी जाते हैं किंग से मिलने, लेकिन प्रिंस थॉरकिल से कहता है कि तुम जाकर हमारे लिए लोग ढूंढो जो हमें किंग को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करे, क्योंकि तुम इन डेंस के एक समय पे कमांडर रह चुके हो और किंग को एक बार बिट्रे भी कर चुके हो। और फिर प्रिंस, एस्क्लाड और थॉरफिन जाते हैं किंग से मिलने। थॉरफिन और एस्क्लाड को पता चलता है कि अंदर 20 तीरंदाज बैठे हैं, लेकिन प्रिंस उनसे कहता है, तुम लोग पहले अपनी तलवार नहीं निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर किंग प्रिंस को देखता है और उससे कहता है, तुम कुछ ही दिनों में बहुत बदल गए हो। फिर वो कहता है कि ये जो क्राउन है इसकी भी अपनी एक विल है, ये क्राउन ही मुझे ऑर्डर देता है। फिर प्रिंस उससे कहता है, तो क्या इस क्राउन ने आपको मुझे मारने का ऑर्डर दिया है। फिर वो कहता है, इस क्राउन से हमें पावर मिलती है भगवान के बराबर होने की, और इससे हम पावर गेन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसका गुलाम बनकर रहना होगा, इसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। तभी वहाँ सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। फिर किंग कहता है, मैं तुम्हें कॉर्नवेल में एक किला दूंगा, वहाँ पर तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार लेना, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम यहीं मारे जाओगे। तभी एस्क्लाड उनसे कहता है, मैं हूँ एस्क्लाड सन ऑफ ओलाफ। वो कहता है कि सच में क्राउन यही जाता है, आप ही देखिए, जिस लंदन को आपकी 20,000 की आर्मी भी नहीं जीत पाई, उसे प्रिंस ने जीत लिया और थॉरकिल को अपने कमांड में कर लिया। फिर किंग बोलता है, एस्क्लाड ये नाम किसी डेनिस का तो नहीं लग रहा। वो उससे उसका रियल नाम पूछता है, लेकिन वो बताता है कि ये मेरा इकलौता नाम है। फिर किंग कहता है, अच्छा तो तुम किसी स्लेव या बच्चात के बच्चे होगे। ये सुनकर एस्क्लाड का खून खोल जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। फिर किंग कहता है, तुमने एक बहुत ही अच्छा सलाहकार रखा है, अभी मैं जा रहा हूँ जॉर्विक में, वहाँ पर
हम तुम्हारे आने की खुशी में एक जश्न रखेंगे। फिर रात को वो सभी पार्टी कर रहे थे। फिर प्रिंस एस्कलार्ड से पूछता है कि हमें किंग को मार देना चाहिए अभी। एस्कलार्ड कहता है किंग के पास लोगों के दिमाग के पढ़ने की स्किल है, वो रूल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो एक डेंजरस दुश्मन है, हम उन्हें अभी नहीं मार पाएंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तब हम ये करेंगे, तब तक के लिए हमें उनका दोस्त बनकर रहना होगा। फिर वहाँ पर रैगनार का भाई आता है। प्रिंस उसे बताता है कि रैगनार नहीं रहा, वो गुनार को बताता है ये किंग की गलती है, इसलिए मैं उनसे बदला लूंगा, तुम्हें बस वो क्या करते हैं दिन में इसकी खबर मुझे देनी है। लेकिन एस्कलार्ड को गुनार पर फुल ट्रस्ट नहीं था, पता नहीं क्यों। वो बाहर आता है, वहाँ पर टॉलग्रिम और एटली जिसने ब्योन को मारा था वो उससे अलविदा कहकर घर जा रहे थे। एटली ब्योन के बारे में माफी मांगता है। फिर एस्कलार्ड कहता है वो अब नहीं बचेगा, घाव गहरे हैं। फिर वो उसे गोल्ड ब्रेसलेट देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो कभी तलवार नहीं चलाएगा, कुछ भेड़ बकरी पालेगा, शादी करेगा किसी लड़की से, बच्चे करे और बिस्तर पर ही मर जाएगा, और अगर तू बैटलफील्ड में दिखा तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी लोग निकल पड़ते हैं जॉर्विक टाउन में, जिसे किंग स्वेन अपने राज्य की कैपिटल बनाना चाहता था। एस्कलार्ड उनसे कहता है जो कल मीटिंग होगी उसमें किंग स्वेन आपको और थॉरकेल को अलग करेंगे किसी किले के कमांड के लिए। लेकिन प्रिंस को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो किंग स्वेन को कभी भी नहीं मार पाएगा। तभी अचानक से क्रॉसबो आकर प्रिंस की चेस्ट पर लगता है। जिसने ये क्रॉसबो मारा था उसे तो थॉरफिन पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे वहाँ मिलते हैं मिस्टर लीफ, जो उसे बचपन में फिनलैंड की कहानियां सुनाया करते थे। थॉर्स की मौत के बाद उन्होंने हेल्गा और येल्वा से वादा किया था कि मैं थॉरफिन को एक ना एक दिन आपके पास जरूर लाऊंगा, और आज जाकर 12 साल बाद वो उसे मिलता है, लेकिन एक बिल्कुल ही खतरनाक रूप में। फिर थॉरफिन मिस्टर लीफ से पूछता है कि फिनलैंड अभी भी वैसा ही है, लेकिन मिस्टर लीफ कुछ नहीं बता पाते। वो बोलते हैं तुम्हें अपनी माँ और बहन के बारे में पूछना चाहिए, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है, चलो मेरे साथ आइसलैंड चलो, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन थॉरफिन कहता है जब तक एस्कलार्ड की सांस चल रही है मैंने तब तक कुछ भी नहीं पाया, और जब तक मैं उसे मार ना दूं तब तक मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं होगा। मिस्टर लीफ बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उसे चलने की, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो कहते हैं मैं इसी टाउन में रहूंगा, जब तुम्हारा मन बदल जाए मेरे साथ चलना। दूसरी तरफ जिसे तीर लगा था वो प्रिंस नहीं था, बल्कि एक स्लेव थी जिसे एस्कलार्ड ने वहाँ खड़ा किया था, और जो क्रॉसबो वाला था वो भी उसी का आदमी था। एस्कलार्ड ने अपने लोगों से वहाँ पर यह अफवाह फैलाई कि प्रिंस को मरवाने की कोशिश किंग ने खुद करवाई है, और अब प्रिंस को मारने के लिए किंग पक्का थॉरकिल और प्रिंस को अलग करेगा, जिससे वो प्रिंस को मार सके। और यही होता है, सारी जगह ये अफवाह फैल गई थी। लेकिन जब गुनार को ये सब पता चलता है वो सीधा एक खबरी के पास जाता है किंग को ये बताने के लिए। लेकिन एस्कलार्ड को पता था कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, वो किंग का लॉयल है, इसलिए वो उसे जाने देता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये रूमर्स किंग तक पहुंच जाए, जिससे वो भी समझ जाए कि उनके लिए यही बेहतर है। ये सारा एस्कलार्ड का प्लान था। किंग ये सब सुनकर कहता है ये बहुत शातिर है, ये हमें आगे चलकर तकलीफ देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, एस्कलार्ड ब्योन से बात कर रहा होता है। ब्योन कहता है तुम्हारा पैर ठीक है? वो कहता है हाँ, मैं तलवार तो चला ही लूंगा। फिर ब्योन उससे पूछता है कल ठीक रहेगा? वो बोलता है हाँ। फिर अगले दिन ड्यूल होता है एस्कलार्ड और थॉरफिन का, लेकिन तभी वहाँ ब्योन आ जाता है एस्कलार्ड से ड्यूल करने, क्योंकि उसे पता था कि वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो एक वॉरियर की तरह मरना चाहता था। अपने आखिरी शब्दों में ब्योन कहता है शायद तुम मुझे हेट करते होगे क्योंकि मैं एक डेनिस हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? एस्कलार्ड कहता है हाँ, मेरे पहले और आखिरी दोस्त तुम ही हो। फिर ब्योन की डेथ हो जाती है। उसके बाद एस्कलार्ड कहता है अब तू आजा बच्चे। फिर ड्यूल स्टार्ट होता है, लेकिन एस्कलार्ड बहुत अलग लग रहा था, वो अपनी तलवार भी फेंक देता है और थॉरफिन से कहता है अब तुझे मुझे मारने में आसानी होगी, चल आजा। लेकिन एस्कलार्ड उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, फिर उसके पेट में एक पंच, फिर हेड पर, और फिर लात घूंसों की बारिश कर देता है। ये फाइट बिल्कुल वन साइडेड लग रही थी क्योंकि एस्कलार्ड को थॉरफिन के सारे मूव्स पता थे, लेकिन फिर भी वो उसे फिनिश नहीं करता। फिर एस्कलार्ड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है थॉरकिल को हरा दिया तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारे अंदर स्किल है, लेकिन जब तुम्हारा खून तुम्हारे दिमाग पर चढ़ जाता है तुम सब भूल जाते हो, मुझे पता था तुम मेरे हेड की तरफ ही अटैक करोगे। एक बैटल में सिर्फ स्ट्रेंथ काम नहीं आती। फिर वो कहता है ब्योन सही कहता था, मैं वॉरियर से नफरत करता हूँ, स्पेशली नॉर्समैन वाइकिंग से, और मैंने जो सबसे पहला वाइकिंग मारा था वो मेरा बाप ही था। फिर वो अपना पास्ट बताता है। जब एस्कलार्ड 11 साल का था वो उसी विलेज में छोटे मोटे काम करता था अपनी माँ और अपने जीने के लिए, क्योंकि किंग ओलाफ ने जब उसकी माँ बीमार हुई तो उसे बाहर निकाल दिया था। एस्कलार्ड की मॉम हमेशा आर्थर के बारे में बात करती रहती थी। उन्होंने इतनी बार उनकी बात की कि एस्कलार्ड को इस पर विश्वास होने लगा था। वो बताती थी कि वेस्टर्न सी की बहुत बार एक पैराडाइज है, अर्थवर एक ऐसी जगह जहाँ आर्थर एक हैप्पी लाइफ जीता है, लेकिन एस्कलार्ड को पता था कि अगर हमारे पूर्वज जैसी जगह रहते होते तो वो कभी भी इस जगह नहीं आते, इसलिए ये जगह उन्हें खुद बनानी होगी, चाहे वो कोई हीरो हो, कोई गॉड हो या कोई भी हो। फिर एक दिन उसकी माँ पागल हो गई, वो रोड पर आ गई और किंग ओलाफ को आर्टोरियस समझ बैठी, और तभी ओलाफ उसका गला काटने ही वाला था। तभी एस्कलार्ड वहाँ आ जाता है और उससे फाइट करता है, लेकिन वो हार जाता है। लेकिन ओलाफ को वो पसंद आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरे बेटे हो? वो बोलता है हाँ। ओलाफ कहता है तो अब से तुम मेरे साथ महल में रहोगे, तुम वॉरियर बनना सीखोगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। एस्कलार्ड को पता था कि 11 साल की उम्र में वो उसे नहीं मार पाएगा, इसलिए वो उसके साथ रहने लगता है और सब कुछ सीखता है। फिर 2 साल बाद वो मौका देखकर उसे मार देता है, उस तलवार से जो उसने अपने भाई से चुराई थी, जिससे ओलाफ की अक्सर बहस होती रहती थी। सभी को लगा कि उस भाई ने ही ओलाफ को मारा है और उसे फांसी दे दी गई, और फिर एस्कलार्ड वहाँ से निकल गया। फिर वो थॉरफिन से कहता है तुम तो मेरे साथ 12 साल से हो और अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए, इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, अब से तुम्हें जो करना है करो, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। और फिर वो ब्योन को लेकर वहाँ से चला जाता है। थॉरफिन रेज में पागल हो चुका था, वो गिरते पड़ते सब एस्कलार्ड के बारे में सोचते हुए टाउन की गलियों में चल रहा था। वहाँ कुछ लोगों से उसकी फाइट हो जाती है। फिर वहाँ के इंचार्ज आते हैं और उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। मीटिंग का समय हो गया था और सभी वहाँ पहुंच गए थे। किंग्समैन कहता है मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और मेरे पुराने दोस्त के लौटने की खुशी में, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने बेटे प्रिंस कैन्यूट को मर्सिया देता हूँ, और थॉरकिल को उसके कमांड में लगा देता है। सभी सोच रहे थे कि पक्का किंग के पास और कोई चारा ही नहीं बचा होगा, उसे यही करना पड़ता। एस्कलार्ड बहुत खुश हो रहा था क्योंकि सारी चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही थी। लेकिन तभी किंग कहता है पूरे यूरोप में एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे ऑर्डर्स नहीं माने जाते, वेल्स, हम अगली गर्मी में वहाँ जाकर वो लैंड उनसे लेंगे और फिर पूरे यूरोप को जीत लेंगे। ये सुनकर एस्कलार्ड का फेस का रिएक्शन देखने लायक था। अब तक हर चीज उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रही थी, बस ये एक चीज छोड़कर। फिर फ्लोकी बताता है कि एस्कलार्ड के वेल से कोई नाता है क्योंकि उसने उसका फेस उस वक्त देखा था। अब एस्कलार्ड के दिमाग में बहुत थ्योरीज चल रही थी। उसे जितनी जल्दी हो सके किंग्समैन को मारकर अपनी होम कंट्री वेल्स, अपनी मदरलैंड को बचाना था। दूसरी तरफ कैद खाने में मिस्टर लीफ थॉरफिन से मिलने आते हैं। वो उसे कहते हैं याद है जब मैं एक बार बर्फ के आइसलैंड में फंस गया था, मेरे सारे साथी मर गए थे, राशन खत्म हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक सेलर समुद्र में लड़ता है लहरों से और तूफानों से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वॉरियर बैटल में लड़ता है। शायद तुम सही हो, शायद रिवेंज के बाद ही तुम्हें सुकून मिले, लेकिन मैंने भी थॉर से वादा किया है
मुझे उसका कर्ज अदा करना है। मैं तुम्हें आइसलैंड ले जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साथ में आइसलैंड चलेंगे और फिर वहां से वेस्टर्न सी के उस पार जाएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ ना ही कोई वॉर हो, ना ही कोई खून खराबा, जहाँ जमीन उपजाऊ और मौसम गर्म हो, और उस जगह को कहते हैं विनलैंड। थॉर्सी हमेशा से वहीं जाना चाहता था। अगर वो बैटल में ना फंसा होता और जिंदा होता तो वो पक्का विनलैंड के लिए निकल पड़ता। ये सब सुनकर थॉरफिन भी काम हो जाता है और मिस्टर लीव के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वो आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए देखता है और अपना डिसीजन चेंज कर देता है और वहां से मीटिंग हॉल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ किंग ने एस्लार्ड को रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया था, लेकिन तभी एस्लार्ड कहता है वेल्स पर हमला करना क्या सही होगा? हम 10 साल से लड़ रहे हैं, अब हमें डेवलप होना चाहिए और वेल्स तो एक गरीब देश है, उसे अभी हड़प कर क्या ही हासिल होगा। किसी की हिम्मत नहीं थी किंग के फैसले पर सवाल उठाने की। लेकिन फिर किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम एक लॉयल सर्वेंट हो और हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। फिर वो उसके कान में आकर कहता है वेल्स या कैन्यूट, तुम्हें क्या चाहिए? अगर वेल्स को बचाना है तो कैन्यूट का सर ला कर दो, और मुझे पता है कि तुम्हारी वो स्लेव मदर वेल्स की थी, इसलिए तुम अपनी मदरलैंड से इतना प्यार करते हो, तो बताओ तुम क्या चूज करोगे? लेकिन तभी एस्कार्ड कहता है इतना भद्दा चेहरा किसी किंग का नहीं हो सकता। वो किंग की बहुत बेइज्जती करता है, फिर अपनी तलवार निकालकर कहता है किंग मेरी रेंज में है, अगर किसी ने कुछ भी किया तो मैं इसे मार दूंगा। सब शौक हो गए थे। फिर एस्कार्ड कहता है तुम्हें मेरा रियल नेम जानना था ना? मेरा रियल नेम जो मेरी माँ ने दिया है, ल्यूकस आर्टोरियस कास्टस, ब्रिटानिया का असली राजा, इस यूरोप में मेरा हक है। और ये कहकर वो किंग का गला काट देता है और किंग की तुरंत मौत हो जाती है। कई सैनिक उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था और सबको एक एक करके काटता जा रहा था। फिर फ्लोकी उससे लड़ने जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? एस्कार्ड कहता है अभी जरा अपने किंग से तमीज से बात कर। तभी प्रिंस थॉरकिल से कहता है ये पागल नहीं हुआ, एस्कार्ड ने मुझे और बेस को बचाने के लिए किंग के मर्डर का सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया है, अभी उसे हंगामा करने दो, फिर तुम उसे मार देना क्योंकि यही सही रहेगा। वो भी यही चाहता है। लेकिन थॉरकिल कहता है एक मास्टर अपने पागल कुत्ते को खुद ही शांत करता है। तभी वहां थॉरफिन आ जाता है। एस्कार्ड उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन तभी प्रिंस अपनी तलवार एस्कार्ड के अंदर घुसा देता है। एस्कार्ड कहता है बहुत अच्छे। थॉरफिन भागते हुए उसके पास जाता है और फिर एस्कार्ड कहता है मुझे मार दो और अपना रिवेंज कंप्लीट करो, इससे तुम्हें भी सुकून मिलेगा। लेकिन थॉरफिन कहता है तू अभी नहीं मर सकता, उठ और मेरे से फाइट कर, मुझे तुझसे एक फेयर ड्यूल में हराना है। फिर एस्कार्ड उससे कहता है मुझे पता है कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे। फिर वो कहता है तुम थॉर्स के बेटे हो, आगे बढ़ते रहो, ऐसी जगह जाओ जहाँ थॉर्स भी ना गया हो, और यही तुम्हारा ट्रू बैटल है। और ये कहकर एस्कार्ड मर जाता है। थॉरफिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था, उसका बस एक ही गोल था एस्कार्ड को हराना। अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो प्रिंस की तरफ बढ़ता है लेकिन थॉरकिल उसे पकड़ लेता है। फिर प्रिंस उससे कहता है इसे कोई नहीं मारेगा, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। फिर वो क्राउन उठाता है और कहता है किंग की मौत के बाद थ्रोन का असली हकदार मैं हूँ, अब हम डेवलप करेंगे, ना कि अगली गर्मी वेल्स को जीतने जाएंगे। थॉरफिन को सब पकड़कर वहां से ले जा रहे थे, तभी उसके हाथ से उसकी नाइफ छूट जाती है और फिर पूरे सीजन का एक आइकॉनिक सीन आता है। उस फ्लैशबैक में सारा सीजन दिखाया जाता है और कुछ अजनबी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो आगे चलकर मेन रोल अदा करने वाले हैं। और यहीं विनलैंड सागा सीजन 1 खत्म होता है।